हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का सेट नंबर 30 देखेंगे। अब तक हम लोगों ने 29 सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस सेट्स को नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो 5000 MCQ नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। सारे ही वीडियोज जो इससे पहले अपलोड हो चुके हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो का PDF या फिर इससे पहले जितने भी सेट्स हो चुके हैं उसका PDF या फिर आने वाले सेट्स के PDF जो इस सीरीज में अपलोड किए जाएंगे उसे डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाओ। ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है, आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो या फिर यहाँ पर QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन करो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं क्वेश्चंस। पहला सवाल है, जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और समदूरस्थ होती है तब ये। जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और समदूरस्थ होती है यानी कुछ इस प्रकार से, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी उनके बीच में जो दूरियां होंगी वो एक जैसी होंगी, तब ये पूरा ही रीजन एक समान चुंबकीय क्षेत्र वाला कहलाएगा। यानी इस पूरे रीजन में चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। जैसे यहां पर अगर 1 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र है तो हर पॉइंट पर 1 टेस्ला ही होगा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं पर भी आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र दर्शाना हो तो आप ऐसे ही करेंगे, सीधी समदूरस्थ समानांतर रेखाएं आप ऐसे खींच देंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये हो गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र वाला क्षेत्र। जैसे धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। इसका मतलब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर, सीधी और समदूरस्थ होते हैं। निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। इनमें से बताना है कि कौन सी घटनाएं हैं, कौन सी घटनाओं का समूह है। यहाँ पर अलग अलग घटनाएं दी गई हैं, विसरण है, वाष्पन है, गैसों का संपीड़न है, विलयता है, गैसों का प्रसार है, ये सारे हैं। तो बताना है इनमें से कौन सा समुच्चय जो तापमान बढ़ाने पर बढ़ेगा। देखो, विसरण है, वाष्पन है, तापमान बढ़ाने पर बढ़ते हैं। विसरण होता है पदार्थ के कणों का अपने आप मिल जाना, स्वतः मिल जाना। अब पदार्थ के कण आपस में तेजी से मिलेंगे, जब वो तेजी से भागेंगे, तेजी से दौड़ेंगे, और पदार्थ के कण जो है तेजी से भागते हैं, दौड़ते हैं, तब जब हम तापमान बढ़ाते हैं। क्योंकि तापमान बढ़ाने से क्या होता है, जो पदार्थ के कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, यानी गति बढ़ जाती है, तो वो आपस में और तेजी से मिलेंगे। जैसे किसी भी गर्म चीज की जो खुशबू होती है, चाहे घर में हलवा बन रहा हो या फिर कोई भी ऐसा पकवान हो जो काफ़ी सुगंधित हो, तो जब तक वो गर्म होता है तब तक उसकी जो स्मेल होती है दूर तक जाती है, क्योंकि उनके कणों के पास जो गतिज ऊर्जा है वो अधिक होती है। लेकिन धीरे धीरे वो जो पकवान है वो ठंडा होता चला जाता है तो फिर वो स्मेल नहीं आती है, उतनी कम हो जाती है। तो ये तो सही है। वाष्पन आप जानते ही हो, गर्म करने पर जो है वाष्पन की दर बढ़ेगी। गैसों का संपीड़न, देखो गैसों का संपीड़न का मतलब होता है कि गैस को कंप्रेस करना है। गैस को कंप्रेस करना है तो गैस को कंप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रेशर बढ़ाते हैं, ताकि जो गैस के जो आपके कण होते हैं वो पास पास आ जाए। कंप्रेस करने का मतलब यही होता है, गैस के जो कण हैं उनको हम पास पास लाएंगे। तो जनरली गैसों के संपीड़न के लिए हम लोग दबाव बढ़ाते हैं और तापमान को कम करते हैं। और हमें बताना है वो समूह जिसमें तापमान बढ़ाने पर सारे के सारे बढ़ें। तो गैसों का संपीड़न यहाँ है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ वाष्पन है, ठीक है, गैसों का संपीड़न ये नहीं होगा। विलयता फिर हो जाएगा। विलयता का मतलब होता है घुलने की क्षमता कितनी है। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम हमने जल ले लिया, यहाँ पर ये 100 ग्राम हमने जल ले लिया। कोई पदार्थ है मान लो ए जो है मैक्सिमम जो है मान लो इसमें 20 ग्राम ही घुलता है, और टेम्परेचर मान लो मैंने यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस ले लिया। 30 डिग्री सेल्सियस पर जो है 100 ग्राम जल में मैक्सिमम ए जो है इसका 20 ग्राम ही घुल पाता है। तो हम बोलेंगे कि इसकी जो विलयता है 20 ग्राम है। लेकिन अगर हम तापमान बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें और बढ़ा करके हम यहाँ कर दें 40 डिग्री सेल्सियस, तो इसी 100 ग्राम में अब ये जो ए है ये 20 की जगह पर हो सकता है 22 ग्राम घुले, हो सकता है 23 ग्राम घुले। तो विलयता जो है बढ़ जाती है तापमान बढ़ाने पर। लेकिन हमारा ये विकल्प भी नहीं होगा क्योंकि गैसों का संपीड़न यहाँ भी दे रखा है। वाष्पन हो जाएगा, यहाँ पर विसरण हो जाएगा, गैसों का प्रसार यानी कि गैसों का फैलना। गैस के कण जो होते हैं ऐसे ही दूर दूर होते हैं, तेजी से इधर उधर भागते रहते हैं। हम तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने का मतलब ही होता है कि हम क्या कर रहे हैं, गैस के कणों को गतिज ऊर्जा दे रहे हैं। तापमान बढ़ाने का मतलब यही होता है कि गतिज ऊर्जा दे रहे हैं। ज़्यादा गतिज ऊर्जा तो ज़्यादा गति, तो वो और दूर भागेंगे और गैस जो है फैलेगी।
तो ये हमारा सही है। इनमें सारे के सारे जो है तापमान बढ़ाने पर बढ़ रहे हैं। यहाँ देखो फिर से गैसों का संपीड़न है, तो इसकी वजह से हमारा ये विकल्प भी नहीं होगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। सबसे बड़ा अकशेरुकी यानी कि सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट, सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट, इसका मतलब यह हुआ कि बिना रीढ़ की हड्डी वाले जो भी जानवर होते हैं उनमें सबसे बड़ा जीव कौन सा है। इनवर्टिब्रेट का मतलब ये होता है ना, बैकबोन नहीं है, बैकबोन नहीं है, तो बिना बैकबोन वाले जो भी जीव हैं उनमें सबसे बड़ा जीव कौन है, तो ये है स्क्विड। स्क्विड ये देख लो, कुछ ऐसा होता है स्क्विड। याद रखना है आपको, सबसे बड़ा अकशेरुकी स्क्विड है, और सबसे बड़ा जंतु यानी रीढ़ की हड्डी वाले जो होते हैं या जिनके पास नहीं है उन सबको मिलाते हुए पूरे जंतु जगत में जो सबसे बड़ा जीव है वो है नील व्हेल। ठीक है, नीला व्हेल, नीला व्हेल यानी कि ब्लू व्हेल। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? 3 चैम्बर वाला हृदय है, इनमें से किसके पास? बंदर स्तनधारी है, 4 कक्ष होते हैं। मगरमच्छ सरीसृप है, होने चाहिए 3 कक्ष, लेकिन यह अपवाद है, 4 कक्ष होते हैं। मछली के हृदय में 2 ही कक्ष होते हैं। मेढक उभयचर है, उभयचर के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पिछले सेट में भी ये टेबल मैंने आपको दिखाया था और कहा था कि इसे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण है, सल्फर है और कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण है, उस मिश्रण को देखते हुए बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। यहां पर देखो आप, जो बी ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है समांगी मिश्रण तथा टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। तो कुछ विकल्प में समांगी दे रखा है, कुछ में विषमांगी दे रखा है। साथ में टिंडल प्रभाव दर्शाता है या फिर नहीं दर्शाता है, ऐसे आपको विकल्प दिए गए हैं। तो बी में यह कहा जा रहा है कि समांगी मिश्रण तथा टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। हमेशा याद रखिएगा कि जो समांगी मिश्रण होते हैं वो टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है। यहाँ लिखा है समांगी मिश्रण तथा टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। अगर समांगी मिश्रण हो जाए तो टिंडल प्रभाव को दर्शा ही नहीं सकता है, तो ये विकल्प तो ऐसे ही कट जाएगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है विषमांगी तथा टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है। विषमांगी मिश्रण जो होते हैं वो टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं, तो ये भी कट जाएगा। तो अब या तो ए होगा या फिर डी होगा। विषमांगी तथा टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड, यहां पे सही कर देना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन डाइसल्फाइड होगा, CS2, ये फॉर्मूला है कार्बन डाइसल्फाइड का। इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो कोलाइड होता है, और जो कोलाइड होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है, और जो विषमांगी मिश्रण होता है टिंडल प्रभाव को दिखाता है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। टिंडल प्रभाव की खोज जो है टिंडल नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए हम लोग टिंडल प्रभाव बोलते हैं। टिंडल प्रभाव का सीधा सा मतलब होता है प्रकाश का मार्ग दिखना। जब किसी मिश्रण से आप प्रकाश को गुजारते हो और उस मिश्रण में प्रकाश का मार्ग आपको दिख जाता है तो हम बोलते हैं कि वो मिश्रण टिंडल प्रभाव को दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? अब ये सवाल जो है किसी PCS के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। देखो मूत्र जो है ठोस नहीं होता है, मूत्र जो है ठोस नहीं होता है, पता नहीं क्यों पूछा गया ठोस मूत्र उत्सर्जित इस प्रकार से। जो विकल्प यहाँ पर दिया गया है ना उसके हिसाब से हमारा यहाँ पर आंसर ए जरूर हो जाएगा। कंगारू चूहा, कंगारू चूहा का जो मूत्र होता है वो अति सांद्रित होता है, हाईली कंसंट्रेटेड होता है, अति सांद्रित। अति सांद्रित कहने का मतलब हाईली कंसंट्रेटेड, मतलब ये हुआ कि पानी जो है मूत्र में बहुत ही कम है, 2 से 5% पानी, बस उसके मूत्र में 2 से 5% पानी या फिर इससे भी कम हो सकता है। इसके अलावा जो बाकी सारे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और जो कंगारू चूहा है इनका जो प्राथमिक उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिया है, जैसे हम लोगों के बॉडी में है। जो हमारा मेन उत्सर्जी पदार्थ है, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है या फिर प्राथमिक उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिया। कंगारू डैड के पास भी यूरिया है, मतलब इसके मूत्र में पानी बहुत ही कम होता है, यूरिया बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि अति सांद्रित जो है इसका मूत्र होता है, हाईली कंसंट्रेटेड कंगारू चूहा। कंगारू रैट्स जो होते हैं वो समूह है छोटे छोटे चूहा का, ये पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में।
और ये मरुस्थलीय होते हैं। अब क्योंकि ये मरुस्थलीय हैं और आप जानते हो कि जो मरुस्थलीय जीव होते हैं उनको पानी की वहाँ पे कमी होने वाली है। मरुस्थल में आप जानते हो पानी की कमी होती है, तो जो भी जीव है उन्हें पानी जो है ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। तो क्या होता है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ जो है एडेप्टेशन होती है, कुछ ना कुछ उनके बॉडी में ऐसा बदलाव हो ही जाता है जिससे वो पानी को बचा पाए। तो ये चूहे जो होते हैं ना, ये अपना जीवन जो बिताते हैं वो भी काफ़ी अविश्वसनीय होते हैं। जैसे नागफनी के जो पादप होते हैं, नागफनी इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये भी आपके मरुस्थलीय पादप हैं। तो इनमें जो पत्तियां होती है वो कांटों में तब्दील हो जाती है। क्यों? क्योंकि पत्तियां अगर फैली रहेंगी तो स्टोमेटा ज़्यादा खुलेगा, पानी का लॉस ज़्यादा होगा। पत्तियां कांटों में तब्दील हो जाती है। ये पत्तियां जो है कांटों में तब्दील हो जाती है ताकि कम से कम सरफेस एरिया रहे, वाष्पोत्सर्जन होगा वो भी बहुत ही कम होगा। तो ये पानी को बचाने का एक तरीका है, एक एडेप्टेशन है जो ऊपर वाले ने इनके अंदर दे दिया है, क्योंकि ये मरुस्थलीय है, पानी तो इनको बचाना ही होगा। ऐसे ही देखो कंगारू चूहे जो होते हैं बिना एक बूंद पानी पिए पूरी जीवन बिता सकते हैं। इनके अंदर ऐसी एडेप्टेशन होती है। तो इसके लिए इसके बॉडी के अंदर क्या चेंज आया, इसकी जो किडनी होती है वो हाईली एफिशिएंट होती है। हाईली एफिशिएंट, इतनी ज़्यादा एफिशिएंट होती है कि पूरा पानी को कंजर्व कर लेती है, पूरे पानी को निचोड़ देती है, बॉडी के अंदर ही छोड़ देती है। इसीलिए जो इसका यूरिन होता है, मूत्र होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। यूरियोटेलिक है, यानी कि यूरिया इनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है। 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। आपके पास 5 प्रतिरोध हैं, n बराबर 5। सबका जो प्रतिरोध है, जितने भी प्रतिरोधक है पांचों के पांचों, सबका जो प्रतिरोध है 1/5 है। यानी जो R है हमारा वो सबका 1/5 है। तो हमसे बोल रखा है कि अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है इनको अरेंज करके। चाहे आप जैसे अरेंज करो, सारे को श्रेणी में लगा दो, सारे को समानांतर में लगा दो, कुछ को श्रेणी में लगाओ, कुछ को समानांतर में लगाओ, चाहे आप जैसे करो, सारे को पैरेलल में लगा दो या फिर सारे को सीरीज में लगा दो, या फिर क्या करो पैरेलल और सीरीज दोनों मिलाकर लगाओ। सबसे ज़्यादा जो है आपको प्रतिरोध मिलेगा जब आप सारे को लगा दोगे समानांतर क्रम में। तो R1 + R2 + R3 + R4 + R5 सारे को हम लगाएंगे श्रेणी क्रम में। सबका क्या है 1/5 1/5 1/5 और टोटल संख्या में 5 है, तो 5 गुणे में 1/5 यानी कि 1 ओम। मैक्सिमम, ये जो R इक्विवेलेंट है ना, ये मैक्सिमम है। किसी भी तरीके से आप अरेंज कर लो, इन सारे प्रतिरोधकों को 1 से ज़्यादा ओम आप प्राप्त नहीं कर पाओगे, ये मैक्सिमम है। 1 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी बोल दे कि हमें अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो सारे के सारे प्रतिरोधकों को आप लगा देंगे श्रेणी क्रम में। ऐसे ही बोल रखा है फिर से कि 5 प्रतिरोधक है और सबका जो प्रतिरोध है वो 1/5 ओम है। इस बार हमें न्यूनतम चाहिए। अधिकतम के लिए हम लोग लगाएंगे श्रेणी क्रम में। R मैक्स चाहिए तो हम निकालेंगे RS यानी कि श्रेणी क्रम में इक्विवेलेंट, और अगर R मिनिमम चाहिए तो हम जो R इक्विवेलेंट है वो लगाएंगे, वो निकालेंगे सारे को समानांतर क्रम में अरेंज करके। तो R इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, R/N। सबका प्रतिरोध R है और संख्या में N प्रतिरोधक है, तो उसका जो R इक्विवेलेंट होगा, जो कि अपने आप में मिनिमम प्रतिरोध होगा, वो R/N हो जाएगा। ये याद रखिएगा। यदि R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में संयोजित यदि R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में संयोजित किया जाए, समतुल्य प्रतिरोध R/N हो जाएगा। तो हमारे पास जो R है वो 1/5 है और N का मान 5 है, तो 1/25। तो मिनिमम अगर आपको कभी भी निकालने को बोल दे तो आप लगाएंगे सारे के सारे को समानांतर क्रम में। 1/25 हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं। समांगी प्रकृति के कहने का मतलब कि इस पदार्थ के अंदर जो भी घटक होंगे पूरे पदार्थ में समान रूप से फैले होंगे, समान रूप से जो कंपोजिशन होगा पूरे पदार्थ में एक समान होगा। तो देखो बर्फ जो है ये तो H2O है, यौगिक है, इनमें तो केवल और केवल जल के ही अणु होंगे, तो ये तो समांगी होंगे ही, विसमांगी होने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो ये तो हो ही जाएगा। लकड़ी की बात करो तो लकड़ी में कई प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं,
तो लकड़ी का कुछ हिस्सा होगा जहाँ पर कुछ पदार्थ मात्रा में ज़्यादा होगा, कहीं पे कम होगा। तो लकड़ी में जो भी पदार्थ हैं वो समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, तो ये नहीं होगा। जल में आयोडीन जो है घुलनशील नहीं होता है, बहुत ही कम घुलता है, और क्योंकि घुलनशील नहीं है तो ये समांगी प्रकृति के नहीं होंगे। अल्कोहल में आयोडीन, जिसे हम लोग आयोडीन टिंचर बोलते हैं, अल्कोहल में आयोडीन जिसे हम लोग आयोडीन टिंचर बोलते हैं, अल्कोहल में भी आपको याद रखना है कि एथेनॉल हम लोग लेते हैं आयोडीन टिंचर बनाने में, तो ये आपके होते हैं समांगी मिश्रण, ये आपके विलयन होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, वास्तविक विलयन होते हैं। तो ये हो जाएंगे, जो वास्तविक विलयन होते हैं वो समांगी प्रकृति के ही होते हैं। तो 1 और 4 जो है सही है, यानी कि सी विकल्प हमारा सही है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा जिसे हम लोग हिंदी में कवक मूल बोलते हैं, यह एक सहजीवी संबंध है। यह सहजीवी संबंध है कवक और पौधों के मध्य है। माइकोराइजा यानी कि कवक मूल, कवक और उच्च पादपों के जड़ के बीच सहजीवी संबंध है, ऐसे आपको याद रखना है। यहाँ पर केवल कवक और पादप के मध्य बोल रखा है, लेकिन आपको याद रखना है कवक और उच्च पादप के जड़ों के बीच सहजीवी संबंध है। इंद्रधनुष के बनने में प्रकाश की कौन सी भौतिक परिघटनाएं सम्मिलित होती है? इंद्रधनुष बनने में देखो क्या सब होता है, परावर्तन होता है, विक्षेपण होता है यानी कि 7 रंगों में टूट जाना श्वेत प्रकाश का, और आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है, केवल हम लोग आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब बताना है इनमें से किसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु बताने हैं इनमें से किसमें मिलते हैं। याद रखा है यौगिक, यौगिक में आपको समान अणु मिलेंगे, समान अणु मिलेंगे। और आप जानते हो एक अणु का निर्माण जो है अलग अलग परमाणुओं से भी हो सकता है। जैसे जल का अगर हम एक अणु लें तो इसमें 2 प्रकार के परमाणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वहीं अगर हम ओजोन ले लें तो ये भी अपने आप में एक यौगिक है, लेकिन इनमें क्या है कि 3 ही परमाणु हैं। ये O2 अपने आप में एक अणु भी है और अपने आप में एक यौगिक भी है, और इनमें देखो सेम टाइप के परमाणु हैं, ऑक्सीजन के ही हैं। तो यौगिक में समान प्रकार के अणु होते हैं, परमाणु की कोई गारंटी नहीं है, वो समान प्रकार के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि यौगिक कौन सा है। तो ये विकल्प हमारा नहीं होगा। मिश्रण में तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते ही हैं, तो अगर पदार्थ ही अलग अलग हो गए तो इनके परमाणु तो अलग अलग हो ही जाएंगे। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ये सही हो जाएगा हमारा। जैसे आयरन अपने आप में एक तत्व है, सारे आयरन के परमाणु होंगे। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकन बनता है, जिसे कहते हैं शैवाल और कवक मिलकर लाइकन बनाते हैं। लाइकन जो है ये अपने आप में है सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि जो 2 प्रजातियां होती है दोनों को फायदा होता है, दोनों को फायदा होगा, नुकसान में कोई नहीं होगा। नुकसान में ना तो शैवाल होता है ना ही कवक होता है। कवक जो है सुरक्षा प्रदान करवाता है शैवाल को, और शैवाल बदले में उसको खाना खिलाता है, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाता है और उसको खिलाता है। तो दोनों एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? समांतर प्रकाश पुंज अगर आपको बनाना है तो या तो चाहिए कॉन्केव मिरर अवतल दर्पण या फिर चाहिए उत्तल लेंस। अब देखो कैसे बनेगा। अगर आप ये जो बिंदु प्रकाश स्रोत है इसे अगर आप डाल दो फोकस पर, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि फोकस से होते हुए जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उस स्रोत को डालेंगे यहाँ पर फोकस पर, ताकि फोकस से प्रकाश की किरण जाए, परावर्तित हो और परावर्तित होकर के समानांतर मुख्य अक्ष के जाए। तो हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण के सामने फोकस पर डालेंगे उस बिंदु स्रोत को, तो वहाँ से एक समानांतर प्रकाश पुंज मिल जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस में बात करें तो वहाँ पर भी हम लोग F1 पर डालेंगे। यहाँ से जब प्रकाश की किरण लेंस पे जाकर के आपतित होगी तो वहाँ से अपवर्तित होने के बाद सारे के सारे समानांतर जाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण उत्तल लेंस, ये हमारा आंसर। नीलम या फिर रूबी का रासायनिक सूत्र है। नीलम या फिर रूबी, इसी को हम लोग कोरंडम बोलते हैं। तो ये आपका अयस्क या खनिज है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, इसका रासायनिक सूत्र ये होता है। और एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेट Al2O3, ये है बॉक्साइट। बॉक्साइट ये आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है,
ये भी आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क बोल दे या फिर खनिज बोल दे, बात एक ही है। हालांकि अंतर है, हर अयस्क जो है खनिज होता है लेकिन हर खनिज अयस्क नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ए हमारा आंसर हो जाएगा। अफीम का मुख्य घटक है, अफीम, जो अफीम है इसका मुख्य घटक होता है मॉर्फिन, और मॉर्फिन से ही हीरोइन बनाया जाता है। अफीम के ऊपर काफ़ी सवाल पूछा जाता है, तो हर पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं वो आपको ध्यान में रखना है। अफीम यानी कि ओपियम, पादप का नाम है अफीम पोस्ता, ये कॉमन नेम है, सामान्य नाम है ओपियम पोपी। इसके बिना पके हुए फल के दूधिया लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। ये देखो, ये बिना पका हुआ फल है और यह है दूधिया लेटेक्स, इसी को सुखा करके प्रोसेस करके अफीम प्राप्त किया जाता है। ये जो पादप है ओपियम पोपी, इसका वैज्ञानिक नाम है पेपवर सोमनीफेरम। इसका मुख्य घटक होता है मॉर्फिन। जो मॉर्फिन है या फिर जो अफीम है, यह एक अवसादकारी स्वापक औषधि है या फिर शांतिकर है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर काम करती है ताकि मस्तिष्क गतिविधि को कम या धीमा किया जा सके। यानी जो भी इसको लेगा ना, जो भी इसको लेगा उसका जो ब्रेन है वो स्लो डाउन हो जाएगा, सही से चीज़ों को सोच नहीं पाएगा, कुछ तर्क वितर्क ये सब नहीं कर पाएगा। साथ में ये दर्द निवारक होता है, पेन किलर होता है। तो हॉस्पिटल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जब सर्जरी किया जाता है तो दर्द को कम करने के लिए या फिर बोल दो बेहोश करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इलीगल तरीके से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लोग यूज करते हैं नशे के लिए, इसकी लत लगती है तेजी के साथ, हानिकारक होता है ये। अफीम से ही हीरोइन का उत्पादन होता है, अफीम से हीरोइन का उत्पादन होता है या फिर बोल दे मॉर्फिन से हीरोइन का उत्पादन होता है, क्योंकि अफीम में क्या है, मॉर्फिन है। कोई प्रकाश किरण चित्र में दर्शाए अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। माध्यम ए ये है, माध्यम बी ये है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा। माध्यम बी का अपवर्तनांक पूछा है तो माध्यम बी लिखेंगे पहले, और माध्यम ए के सापेक्ष बोल रखा है तो बट्टे में माध्यम ए लिखेंगे। इस रेशियो के बारे में बताना है कि एक से अधिक है, एक से कम है, एक है या शून्य है। तो यहाँ पर देखो, प्रकाश जो है माध्यम ए से माध्यम, प्रकाश किरण जो है माध्यम ए से माध्यम बी में जा रही है। अगर ये प्रकाश की जो किरण है अपवर्तित नहीं होती तो ये ऐसे सीधे निकल जाती है ना, ऐसे सीधे निकल जाती, ऐसे। तब अविलंब के साथ जो एंगल होता वो ये होता। लेकिन ये क्या है कि अविलंब की तरफ झुक गई, क्योंकि अब जो एंगल है ये छोटा है, बस इतना सा एंगल है। तो अविलंब की ओर जो है प्रकाश की किरण झुक गई। अविलंब की ओर प्रकाश किरण तब झुकती है जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो कम होता है सघन माध्यम से, यानी म्यू बी जो है ज़्यादा है, बड़ा है म्यू ए से। तो ऊपर वाला जो अंश है, जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, और नीचे वाला जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो छोटा है। तो ये जो रेशियो है ये एक से क्या हो जाएगा, एक से बड़ा हो जाएगा। ऊपर वाला बड़ा है ना, तो एक से रेशियो बड़ा हो जाएगा, तो एक से अधिक हमारा आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा के घटक हैं, एसिड रेन के घटक हैं। तो एसिड रेन के घटक हैं नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, और नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कारण। NOx कहने का मतलब यहाँ पर X के स्थान पर अगर आप 1 डाल दो तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, अगर आप 2 डाल दो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन सब के कारण जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कारण जो है नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है। और यही जब आते हैं वर्षा के साथ ज़मीन पर तो हम बोलते हैं कि ये अम्लीय वर्षा है। वीडियो पॉज करिए और एक बार इस अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ लीजिए, एसिड रेन के बारे में पढ़ लीजिए। कपास का मुख्य घटक है, कपास में सेलुलोज होता है। सेलुलोज जो है ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है, इसका पाचन जो है हमारे बॉडी के द्वारा तो नहीं होता है। कपास का जो वंश है वो है गोसिपियम, और फैमिली है मालवेसी। मुख्य घटक है सेलुलोज, जो कि जटिल कार्बोहाइड्रेट है। क्या हम सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं, हमारा बॉडी कर पाता है? नहीं कर पाता है। कपास रेशे को उसके बीज से प्राप्त करना गिनिंग कहलाता है। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन भारत में होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा वाटर आपने पिया होगा, 5 रुपये 10 रुपये गिलास, मैंगो फ्लेवर, लीची फ्लेवर,
और भी कई तरह के फ्लेवर्स होते हैं। तो वहाँ पर आपने देखा होगा उसके पास सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। तो जो आप पीते हैं उसमें जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और जो फ्लेवरिंग एजेंट होता है वो होता है। या फिर जो पेप्सी है, कोका कोला है, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उन सारे में भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है जल में। तो ये अम्लीय प्रकृति का है। क्यों? क्योंकि जल में कार्बन डाइऑक्साइड को घुलाने पर बनता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड H2CO3, नाम भी याद रखें, फॉर्मूला भी याद रखें, H2CO3 ये कमजोर अम्ल है। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई है, हमारे बॉडी में आनुवंशिकता की इकाई है जीन। जीन को हम लोग आनुवंशिकता की इकाई बोलते हैं, आपको याद रखना है। जीन शब्द जो है जोहानसन ने दिया था। एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। तो मान लो ये जमीन है, जमीन से ऊपर की ओर फेंका गया u स्पीड से। अधिकतम ऊंचाई पर जाने के बाद जो वस्तु है वो रुक जाती है। अधिकतम ऊंचाई का मतलब ये हुआ ना, मान लो हमने गेंद को ऊपर फेंका, फेंकने के बाद जो है मैक्सिमम पॉइंट पर जाने के बाद जो गेंद है वो कुछ क्षण के लिए जो है रुक जाएगी, उसके बाद वो नीचे आना शुरू करेगी। ये हमें h दिया गया है। तो अब देखो v² बराबर u² प्लस 2as होता है, क्योंकि हमें v पता है, u पता है और हमें h चाहिए, तो इन तीनों में रिलेशन ये है। v हमारे पास 0 है, u हमें दिया गया है तो u² ही रहने देते हैं। गेंद को हमने ऊपर फेंका है तो जो a होगा हमारा वो -g हो जाएगा, और जब नीचे आए तब हम a के स्थान पर +g लेते हैं। तो यहाँ पर -2g और s जो है उसके स्थान पर हमें h लेना है। सवाल में दिया गया है h ऊंचाई है, तो यहाँ से u² बराबर हो जाएगा 2gh। तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा हमारा u² बट्टे में 2g। u² बट्टे में 2g, बी हमारा आंसर। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई? भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये 2-3 दिसंबर यानी कि रात में यह घटना होती है। 2 दिसंबर के रात में यह घटना होती है 12 बजे से पहले, और जब सुई 12 को क्रॉस कर गई तो 3 दिसंबर हो गया। तो रात में यह घटना हुई, इसीलिए 2-3 दिसंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 1984 में। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट, तो कीटनाशक बनाने वाली ये कंपनी थी। यहीं पे लीक हुआ, रिसाव हुआ मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का। देखो मिथाइल आइसोसाइनेट है, लास्ट में ATE है, आइड नहीं है, मिथाइल आइसोसाइनाइड नहीं है, मिथाइल आइसोसाइनेट है, मिथाइल आइसोसाइनेट। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने। और ये जो डीएनए की संरचना है, डबल हेलिकल संरचना, ये दिया था वाटसन और क्रिक ने। डीएनए में 4 जो नाइट्रोजन बेस हैं वो है एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 30 समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।